अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ पड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो नुमाया खसूसियात हैं, उसके जो बेसिक फ़ीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर बात कर रखे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ पड़ैज। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते वक्त उसको लाइक किया करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मुफीद वीडियो जो है वो आप तक खुद पहुंचती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो है हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर रखे हैं, उसके जो बेसिक फ़ीचर्स हैं उनके ऊपर बात होगी। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, वो है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और बेसिक फीचर्स ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये हमारा आज का फर्स्ट एपिसोड है। इट इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आज की इस दुनिया के अंदर जो है, दुनिया के अंदर जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें से यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, डेट इज़ कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे कदीम कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 के अंदर जो है उसको डिज़ाइन किया गया था, और 1789 से लेकर 2024 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एज़ इट इज़ काम कर रखा है, जैसा कि 1789 के अंदर इसको फार्मूलेट किया गया था, और उसमें अब तक सिर्फ 27 तरमीम हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितना कदीम है। वाकई ही इसको जो है ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 4th July 1776 was the first formal state paper. It is there that the term United States was for the first time officially used. डी स्टूडेंट्स, अमेरिका जो है, जिस तरह हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया जो है उसका तसल्लुत रहा और हिंदुस्तान बरतानिया की कॉलोनी रहा है, इसी तरह जो है ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो 1776 से पहले जो है वो भी अमेरिका की कॉलोनी था, और उस वक्त अमेरिका की 13 रियासतों थी जिनके ऊपर बरतानिया ने अपना तसल्लुत कायम कर रखा था। तो जुलाई 4 1776 को जो है, 4 जुलाई 1776 को जो है, इन 13 रियासतों ने जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में जो है बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी कर दिया था। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, यानी ऐलान आज़ादी का बाकायदा तौर पे इजहार किया गया, एक एलानिया भी जारी किया गया। और इस तरह जो है फ़र्स्ट टाइम जो है, फिर उसके बाद जब अमेरिकन 13 रियासतों ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक रियासत जो थी, एक खुद मुख्तार रियासत जो थी, वो वजूद में आ गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। तो 1787 के अंदर जो है फिलाडेल्फिया के मुकाम पर एक कन्वेंशन हुआ था, और उस कन्वेंशन को फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें इन 13 रियासतों के 55 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इन 13 रियासतों के 55 मेंबर जो थे, उन्होंने फिलाडेल्फिया के मुकाम पर एक कन्वेंशन में शिरकत की, और उस कन्वेंशन के अंदर जो है ये डिसाइड किया गया था कि जो कन्फेडरेशन है उसको ख़त्म करके, यानी इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल कन्फेडरेशन को ख़त्म करके फेडरेशन कायम की जाए, और इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक फेडरेशन जो थी वो कायम हो गई। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑन सितंबर 1787। तो ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो है, जो 55 मेंबर्स पर मुश्तमिल था, ये सितंबर 1787 को जो है इसका इनेकाद किया गया। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस ऑफ द कन्फेडरेशन इन 1788। जब इन 13 रियासतों ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली थी, तो इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल एक कन्फेडरेशन जो है वो कायम की गई थी, यानी नीम वफाक कन्फेडरेशन की बुनियाद रखी गई। और फिर उस कन्फेडरेशन में शामिल जो 13 रियासतें थीं, उन्हीं के 55 नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो है एक कन्वेंशन कॉल किया गया, जो कि फ़िलाडेल्फिया के मुकाम पर हुआ। और उसी फ़िलाडेल्फिया के कन्वेंशन के अंदर जो है ये डिसाइड किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक अलग खुद मुख्तार और सॉवरन स्टेट जो है वो कायम की जाएगी। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस ऑफ द declaration in 1787 and was finally put into effect on March 4, 1789.
तो जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ, जब उसमें ये डिसाइड हो गया कि कन्फेडरेशन को ख़त्म करके फेडरेशन की बुनियाद रखी जाएगी, तो उस वक्त जो है ऑन 1787 के अंदर जो है, यानी 1788 के अंदर जो है ये जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी ड्राफ्टिंग की गई और इसको फिर 13 रियासतों की रियासती असम्बलियों के पास भेजा गया और उसमें कंडीशन ये रखी गई थी कि अगर 13 में से 9 रियासतें जो हैं इस ड्राफ्ट की तस्दीक कर देंगी, यानी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था फेडरेशन के लिए, तो यूएसए के नाम से एक खुद मुख्तार और सावरन रियासत कायम हो जाएगी। इत्तेफाक ये हुआ कि जब ये मसवदा 13 रियासतों की असम्बलियों के पास गया तो उस मुकर्रर वक़्त के अंदर जो है 13 में से 9 रियासतों ने उसकी तस्दीक कर दी। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से 4 मार्च 1789 को ऑन मार्च 4 1789 को जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक सॉवरन स्टेट जो थी वो वजूद में आ गई। नेक्स्ट, ये तो उसका बैकग्राउंड था। नेक्स्ट हमारे पास है सेलियंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट जो सेलियंट फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इट वाज द फर्स्ट ओल्डेस्ट ब्रीफेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इस वक्त जदीद दुनिया के अंदर जितने भी रियासतों के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मुख्तसर है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूएसए का है। बाकी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कायम हुए हैं और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1789 के अंदर जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रीफेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रीएम्बल एंड 7 आर्टिकल्स। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक प्रीएम्बल और 7 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। इससे आप गेस कर सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस हद तक जो है वो ब्रीफ है और रनिंग इनटू 4000 वर्ड्स विद 10 to 12 पेजेस टू बी रीड विद इन हाफ एन आवर। दोबारा सुन लीजिएगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रीएम्बल 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है और ये 7 आर्टिकल जो हैं ये 4000 अल्फाज पर मुश्तमिल हैं और वो 4000 अल्फाज जो हैं वो 10 to 12 पेजेस के ऊपर जो है लिखे हुए हैं। यानी इसका जो ड्राफ्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का वो 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसको आप विद इन हाफ आवर जो है आसानी के साथ उसकी जो है वो रीडिंग कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप देखिएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किस हद तक वो मुख्तसर है। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड वंडर्स के अंदर भी जो है वो कहा जाता है कि ये एक अजूबा है कि इतना मुख्तसर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसको आप आधे घंटे में स्टडी कर सकते हैं। आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 280 दफात पर मुश्तमिल है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 395 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, कहाँ पे पाकिस्तान और कहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 7 आर्टिकल। तो इस हवाले से जो है इसको दुनिया का सबसे ब्रीफ और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का भी जो है वो एजाज़ हासिल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट हैज़ आल्सो अनरिटन एलिमेंट्स लाइक कन्वेंशंस। तो अगरचे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तमाम आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें चूँकि ये एक तवील अरसा से 1789 से जो है ये नाफुज़ुल अमल है, इसलिए इसमें वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अनरिटन ट्रेडिशंस जो हैं, अनरिटन जो वैल्यूज़ हैं वो भी शामिल हो गई हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कहीं भी ये बात दर्ज नहीं है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मुतलका शख्स है उसका जेंडर क्या होना चाहिए, यानी उसको मेल होना चाहिए या कि फ़ीमेल होना चाहिए। लेकिन आज के दिन तक जो है, आज जो है वो है 30 अक्टूबर 2024। तो 30 अक्टूबर 2024 तक, आज तक अमेरिका के अंदर कोई ख़ातून जो है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। ये एक ट्रेडिशन है, ये आइन नहीं है। लेकिन अभी जो है 4-5 दिन बाद जो है अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रखे हैं तो उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की दौड़ के अंदर जो है एक ख़ातून भी शामिल है। अगर वो कामयाब हो जाती है देन शी विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। लेकिन बहरहाल ये ट्रेडिशन ताहाल कायम है। इसी तरह जो है एक तवील अरसा तक ये ट्रेडिशन भी रही कि कोई स्याह फाम जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन जब बाराक ओबामा जो है
फर्स्ट टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो वो रवायत भी ख़त्म हो गई। तो एक तवील अरसा तक जो है नाफिजुल अमर रहने की वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो अनरिटर्न जो है वो कस्टम्स भी शामिल हो गई हैं और बहुत सारी ऐसी रवायात इसका हिस्सा बन गई हैं जो लिखी हुई नहीं है, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद जो है ऐसे ही किया जाता है जैसे कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट लिखेगा स्टैट्यूट्स ऑफ द कांग्रेस। जी, स्टैट्यूट्स ऑफ द कांग्रेस, जुडिशियल डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिव डिक्रीज आर आल्सो इन लार्ज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है जो कि 7 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसको आप हाफ आवर के अंदर जो है आसानी के साथ उसकी रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है अमेरिकन जो जुडिशरी है वक्तन फ़वक्तन जो फैसले देती है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अहकामात जारी करता है या अमेरिकन जो कांग्रेस है वक्तन फ़वक्तन कानून साजी करती रहती है। तो उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वक्त के साथ साथ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। लॉ मेकिंग के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है नई नई शामिल हो रही हैं। तो कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन, अदालती फ़ैसले और जो इंतज़ामिया के जो अहकामात हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हुजम है वो बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नंबर 2 पॉइंट है सेकंड फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है? इट recognizes द पॉपुलर सॉवरेनिटी वेयर इन सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू द पीपल। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये है यानी अवामी इक़्तिदार अला या अमूमी इक़्तिदार अला इसको हम कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है, डेट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट, यानी उस वो अवाम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका तल्लुक़ बरह रास्त अवाम के साथ है। तो रियासत के अंदर जो है जो अवाम है उनकी सॉवरेनिटी को जो है वो रिकगनाइज़ किया गया है। मुख्तलिफ़ रियासतों के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें इस बात को फिक्स किया जाता है कि रियासत की जो सॉवरेनिटी है उसका मालिक कौन होगा। जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इक़्तिदार अला जो है, जो सॉवरेनिटी है, उसके मालिक अल्लाह ताला की ज़ात को डिक्लेयर किया गया है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जो सॉवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट होती है, उसका मालिक जो है वो अमेरिकन अवाम को करार दिया गया है। जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको सुप्रीम जो है कहा गया है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ख़ास बात यह है कि वहाँ पे जो अवाम हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी के मालिक हैं। इट रिकग्नाइजेज द पॉपुलर सॉवरेनिटी वेयर इन सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू द पीपल। तो अगर देखा जाए, एक तरफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो सुप्रीम पावर है उसके बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूएसए, दूसरी तरफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट। तो अगर इनमें देखा जाए कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक कौन सा है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो अवाम होते हैं उनको बाख्तियार किया जाता है। तो वहाँ पे बरह रास्त अवाम को जो है इक़्तिदार अला का मालिक जो है, जो सॉवरेनिटी का जो मालिक है, वो डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट देखें जी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स दिस, द गवर्नमेंट डिराइव्स देयर जस्ट पावर्स फ्राम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड आर पीपल। बहुत सीधी सी बात है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक प्रीएम्बल और 7 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसका जो प्रीएम्बल है उसके अंदर इस चीज़ को बयान कर दिया गया है कि गवर्नमेंट्स जो अपनी जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की वो कहाँ से ड्राइव करेगी। गवर्नमेंट ड्राइव्स देयर जस्ट पावर्स फ्राम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी हुकूमत जिन लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही होती है, यानी लोगों से जो है वो इस पावर को जो है ड्राइव करेगी। तो गोया जो सुप्रीम पावर है डेट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूएसए, और इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी है, यानी अवाम का हकीकी इक़्तिदार जो है वहाँ पे कायम है। इसी वाले से एक और पैराग्राफ है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तमाम अख्तियारात जो हैं वो अमेरिकन अवाम के सपुर्द किए गए हैं और अमेरिकन अवाम को ही सॉवरन कहा गया है। सॉवरेनिटी का जो हक है या उसके जो मालिक है वो अमेरिकन अवाम हैं। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूएसए। तो इसलिए जो है जो तमाम सोर्सेज ऑफ पावर हैं वो अमेरिकन अवाम से तल्लुक़ रखते हैं। व्हेन ए गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी पीपल कैन रिमूव दैट गवर्नमेंट। जब हम ये बात करते हैं कि अवाम सुप्रीम है और जो सॉवरेनिटी है वो बिलोंग्स टू द पीपल,
तो इसका मतलब ये होता है कि उनके ऊपर हुकूमत कौन करेगा, इस बात का फ़ैसला अवाम करते हैं। अगर अवाम समझते हैं कि जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रखे हैं या जिनको हमने ख़ुद ही हुकूमत करने का इख्तियार दिया था, वो हुकूमत जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने में नाकाम हो गई है, अवाम को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गई है, अवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको जो है ख़त्म करने, इश्यूज़ को हल करने में नाकाम हो गई है, तो अवाम जो हैं वो उस हुकूमत को रिमूव करने का इख्तियार रखते हैं। वो उस हुकूमत को रिमूव करके उसकी जगह के ऊपर कोई नई हुकूमत ला सकते हैं। तो जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, इसका कंसेप्ट एक ये भी है कि अमरीकी अवाम के ऊपर कौन हुकूमत करेगा, इस बात का फ़ैसला अमरीकी अवाम अपने वोट के ज़रिए करते हैं। यानी कौन हुकूमत करेगा, इस बात का इसका इख्तियार भी जो है अमेरिकन अवाम को दिया गया है। और आखिरी लाइन इसमें है, इट मीन्स द राइट ऑफ द पीपल टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। ये लोगों का हक है जिसको इस्तेमाल करके वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सरगर्मियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर अख्तियारात से तजावुज़ कर रही है तो अमरीकी अवाम जो हैं उसको कंट्रोल करने का अख्तियार रखते हैं। नंबर 3 फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अमेरिका, थर्ड है लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट पावर्स होंगी वो लिमिटेड होंगी, वो अनलिमिटेड नहीं होंगी। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस ए लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट होती है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, वो अपने अख्तियारात आइन से लेती है, आइन के मुताबिक उस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, आइन के मुताबिक उस गवर्नमेंट को तब्दील कर दिया जाता है और आइन के मुताबिक जो है उसका मुहासबा भी किया जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। जो मोनार्की होती है वो अनलिमिटेड होती है, चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। और जो डिक्टेटरशिप होती है वो भी अनलिमिटेड पावर की मालिक होती है, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। तो जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, उसमें हुकूमत लिमिटेड पावर्स की मालिक होती है। यानी वो अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है और कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। लिहाजा उसके जो अख्तियारात हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत महदूद हैं। यानी वो मनमर्जी नहीं कर सकती, वो वही जो है फंक्शन कर सकती है जिसकी आइन उसको इजाज़त देता है। अगर वो अख्तियारात से तजावुज़ करती है तो मुतासरा शख्स उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाने का हक़ रखता है। और अदालत अगर फ़ील करेगी कि गवर्नमेंट जो है वो अख्तियारात से तजावुज़ कर रही है तो अदालत जो है उसको ऐसा करने से रोक देगी। दोबारा देखिएगा, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ए लिमिटेड गवर्नमेंट। देयर आर स्पेसिफिक लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की स्पेसिफिक पावर लिमिटेशंस कैम्प की गई हैं ताकि वो मन मर्जी ना कर सके, अख्तियारात से तजावुज़ ना कर सके और आइन की खिलाफ वर्जी ना कर सके। लिमिटेड गवर्नमेंट आर नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स फ्राम द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का होना क्यों ज़रूरी है? लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ ऐड होती हैं। वो इसलिए ज़रूरी है, एक जमहूरी माशरे के अंदर जो है गवर्नमेंट का लिमिटेड पावर्स का होना ज़रूरी है ताकि वो मन मर्जी ना कर सकें और एक जाबराना और आमराना तर्ज अमल अख्तियार करके वो लोगों के जो राइट्स हैं, शहरियों के जो हकूक़ हैं, राइट्स को जो है वो कम ना कर सके या उनके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी लिमिटेड गवर्नमेंट से रेलिवेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन granted limited powers to the national government and left the remaining powers to the states। अब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि अमेरिका के अंदर चूँकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम होती है और उसके अलावा फिर हर अमेरिका की जो स्टेट है उसमें हर स्टेट के अंदर जो है अलग गवर्नमेंट कायम होती है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड लिमिटेड पावर्स टू द नेशनल गवर्नमेंट। तो जो अमेरिका की नेशनल गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि वाशिंगटन डीसी में बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिमिटेड पावर्स देता है, अनलिमिटेड पावर्स उसको नहीं देता। एंड लेफ्ट द रिमेनिंग पावर्स टू द स्टेट्स। और जो बखिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को वो लिमिटेड पावर्स देता है कि ये चंद अख्तियारात आपके हैं और उसके अलावा बाकी जितने भी अख्तियारात हैं वो जो वहाँ की जो स्टेट असम्बलीज़ हैं या वहाँ की जो स्टेट्स हैं, वहाँ की जो रियासतें हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या जो वफाकी इकाइयाँ हैं, बाकी तमाम अख्तियारात जो हैं वो उनके सपुर्द कर देता है। इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट लिमिटेड। दूसरी तरफ क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अनलिमिटेड पावर की मालिक नहीं है। यानी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर्स की मालिक है और ना ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स की गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं है,
क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी है और हर सूबे के अंदर भी है। आर नॉट लिमिटेड पावर्स, देयर पावर्स आर आल्सो रिमेनिंग, तो उनकी पावर्स भी रिमेनिंग हैं, जो बच गई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असर्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल एंड लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेट असर्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल, एक तरफ वो लोगों के राइट्स की बात करता है और दूसरी तरफ लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको मिनिमाइज कर देता है या उसकी लिमिट्स मुकर्रर कर देता है। तो एक तरफ वो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के अमेरिकन जो शहरी हैं, जो अमेरिकन इंडिविजुअल्स हैं, उनके राइट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अख्तियारात को के ऊपर जो है वो वहाँ पे उनकी महदूद कर देता है या उसकी लिमिट्स मुकर्रर कर देता है। तो इस तरह जो है अमेरिका के अंदर एक लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो पाया जाता है। फोर्थ सेलिएंट फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दिस थ्योरी। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है, ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफर मॉन्टेस्क्यू ने जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इस थ्योरी को जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंट जो है वो यूएसए के अंदर किया गया, जब 1789 के अंदर जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस हवाले से बड़ा यूनिक है कि यहाँ सबसे पहले जो है सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है आप सबसे पहले जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं। दिस थ्योरी एम्स एट द प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स सो एज टू इंश्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इसका थीम क्या है, इसका एम क्या है? ये थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी एम्स एट द प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर सो एज टू इंश्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों की जो लिबर्टी है, लोगों के जो राइट्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके जो सोशल राइट्स हैं या उनके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, जो उनके सिविल राइट्स हैं, उनकी सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाया जाता है। और वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो किसी एक अदारे के हाथ में नहीं दी जाती। कानून साजी के अख्तियारात अमेरिकन कांग्रेस के पास हैं, एग्जेक्टिव पावर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, और जो जुडिशल पावर्स हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास दिए गए हैं। तो वो जो था ना कि तमाम अख्तियारात किसी एक फ़र्द के पास होंगे या किसी एक अदारे के पास होंगे, तो उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पे शहरियों के हकूक़ मुतासर होते हैं, बल्कि वो गैर महफूज हो जाते हैं। तो शहरियों के हकूक़ को महफूज रखने के लिए वहाँ पे अख्तियारात की तकसीम कर दी गई है। कानून साजी के तमाम अख्तियारात अमेरिकन कांग्रेस के सपुर्द किए गए हैं, इंतज़ामी अख्तियारात अमेरिकन प्रेसिडेंट के सपुर्द किए गए हैं, और जो जुडिशल पावर्स हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द की गई हैं। तो कोई भी इदारा जो है वो अनलिमिटेड पावर्स का मालिक नहीं है, और कोई भी इदारा इस पोजीशन पे नहीं है कि जो उन लोगों के या शहरियों के हकूक़ के अंदर जो है वो मुदाखलत कर सके। ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंसनट्रेटेड इन द पर्सन आर असम्बली ऑफ द पीपल। यानी इस बात का अहतमाम किया गया है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं, चाहे वो लॉ मेकिंग से मुतल्लक हों, लॉ इन्फोर्समेंट के मुतल्लक हों, या वो जस्टिस प्रोवाइड करने से मुतल्लक हों, तो वो किसी एक ग्रुप के अंदर या किसी एक असम्बली के अंदर जो है वो कंसनट्रेट ना हो। यानी किसी एक फ़र्द के पास सारी अख्तियारात ना हो और किसी एक असम्बली या किसी एक अदारे के पास तमाम पावर्स ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक है सिस्टम जो है वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाएगा। तो इस बात का अहतमाम किया गया है कि अख्तियारात जो हैं उनको सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। अख्तियारात को तीनों अदारों के दरमियान तकसीम कर दिया गया है। In the USA, the three functions of the government are entrusted to the three distinct branches of the government. अब अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या किया गया है कि गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं, गवर्नमेंट के बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। एक लॉ मेकिंग का फंक्शन गवर्नमेंट करती है, दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट करती है, और तीसरा उसने जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, एडजुडिकेशन करनी होती है। तो इस बात को इंश्योर किया गया है कि ये जो अख्तियारात हैं हुकूमत के तीनों दारों के दरमियान अलग अलग रखे जाएंगे और इनको इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। इसको हम देखते हैं कांग्रेस, प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये अमेरिकन गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं, 3 उसके आर्गन्स हैं। द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर
एंड नॉट अलाउड टू इंटरफेयर विद द अदर्स। अब ये जो तीनों दायरे हैं, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, इनको सेपरेशन ऑफ पावर्स के ज़रिए एक दूसरे के अख्तियारात से, एक दूसरे के असरअंदाज होने से अलग कर दिया गया है। कानून क्या होना चाहिए, इस बात का फैसला अमेरिकन कांग्रेस करती है। मुल्क का नज़्म व नस्क कैसे चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, इस बात का फैसला अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है। और इंसाफ क्या है, इस बात का फैसला अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट करती है। और जब ये तीनों दायरे अपने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो कोई दूसरा दायरा उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं ले सकता। इस बात को जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है एक प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो ऑटोक्रेसी को और डिक्टेटरशिप को जो है वो रोकता है और अवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाख्तियार करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कांग्रेस। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस से बिल्कुल आज़ाद मुंतखब होता है, यानी उसके इंतखाब का कांग्रेस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। अमरीकी अवाम जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है इंतखाब करते हैं। पहले मरले में अमेरिकन अवाम जो हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और उस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होंगे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंतखाब करेंगे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के इंतखाब का कांग्रेस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता और कांग्रेस के दबाव से भी वो इस हवाले से आज़ाद होता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिज़ॉल्व द कांग्रेस। और कांग्रेस, उस प्रेसिडेंट को भी इख्तियार नहीं दिया गया कि वो कांग्रेस को डिज़ाल्व कर दे। यानी जिस तरह कांग्रेस के पास सदर को मुंतखब करने का अख्तियार नहीं है, इस तरह प्रेसिडेंट के पास कांग्रेस को बरतरफ करने का अख्तियार भी नहीं है। एंड द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि हर अदारा अपना अपना काम करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जजों की अपॉइंटमेंट तो कर सकता है, लेकिन जजेस को रिमूव नहीं कर सकता। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को जजों को रिमूव करने का भी इख्तियार दे दिया जाए तो क्या होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो जजेस के ऊपर असरअंदाज होगा। तो लिहाजा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को और उसके जजेस को जो है प्रेसिडेंट के दबाव से, उसके प्रेशर से मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर दिया गया है। और जब एक दफ़ा एक शख्स जज मुकर्रर हो जाता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को उससे मुतल्लिक़ कोई भी इख्तियार नहीं होता। ना वो उसके पावर्स के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, ना उसको बरतरफ कर सकता है और ना ही उसके दीगर मामलात के अंदर मुदाखलत करने का वो मुजाज़ होता है। तो लिहाजा वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने जो जुडिशल उसके फंक्शंस हैं, जुडिशल जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको वो सर अंजाम देता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी चेक्स एंड बैलेंस। तो ये बेसिकली मॉन्टेस्क्यू की दो थ्योरीज हैं, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है और दूसरी है चेक्स एंड बैलेंसेस। और चेक्स एंड बैलेंसेस का मुराद है नज़रिया रोको तवाज़न, इसको उर्दू में कहते हैं, या इत्तेसाब और तवाज़न। तो मुख्तसर तौर पे सुन लीजिएगा, थ्योरी ऑफ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके मुताबिक हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं वो अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिए गए हैं कि हर दायरा अपने अपने दायरा कार में रहकर फ़रज़ सर अंजाम देता है और कोई दायरा दूसरे के ऊपर असरअंदाज होने का मुजाज नहीं होता। दूसरी तरफ एक और थ्योरी है, वो है चेक्स एंड बैलेंसेस। और ये थ्योरी भी जो है ये मॉन्टेस्क्यू की पेश की हुई है और बेसिकली उसका जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये उसका पार्ट 2 है। अब इस नज़रिए के मुताबिक मैं पहले आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, फिर मैं आपको स्लाइड पढ़ के सुनाता हूं। इस नज़रिए के मुताबिक अमेरिका के अंदर तीनों दायरे जो हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, तीनों दायरे एक दूसरे की निगरानी के फ़रज़ भी सर अंजाम देते हैं। और जैसे ही कोई दायरा अपने अख्तियारात से तजावज़ करता है तो इन तीनों दायरों में से जो दायरा उसका निगरान होगा वो उसको ऐसा करने से रोक देगा। तो ये जो सिस्टम है इसको चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। और ये सिस्टम भी जो है सबसे पहले प्रैक्टिकली जो है वो अमेरिका ने ही अडाप्ट किया था। तो मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिकल शक्ल देखनी हो, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स और थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस की, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको नजर आएगी, जहाँ पे 1789 से जो है वो नाफुजुल अमल है। अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ द चेक्स एंड बैलेंस वाज आर प्रोवाइडेड so as to promote unity and equilibrium in its functions। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़न। तो आइडिया ऑफ जो चेक्स एंड बैलेंस है इसका मतलब ये है कि हुकूमत के जो तीनों शोबे हैं उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एक तवाज़न होना चाहिए, ताकि कोई दायरा इतना ज़्यादा अख्तियारात का मालिक ना हो जाए कि वो दूसरे दायरों के ऊपर असरअंदाज हो सके। तो चेक्स एंड बैलेंस जो है
वो अदारों को अख्तियारात से तजावज़ करने से भी रोकता है और उनको मनमर्जी करने से भी रोकता है। नो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अलाउड टू एक्ट ऑटोक्रेटिकली। ऑटोक्रेसी जो है उससे मुराद है आमरीत। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी है, ये किसी भी इदारे को, यानी यहाँ इदारों से मुराद है अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, ये इन तीनों इदारों में से किसी भी इदारे को किसी भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको इजाज़त नहीं देता कि वो आमराना रवैया अख्तियार करे। और इट एनेबल्स ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए ब्रेक सो एज टू अवॉइड, आगे इसका दूसरा हिस्सा आगे आएगा, टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स एंड फ्रिक्शंस। अब जो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा वेल बैलेंस्ड सिस्टम है। इसका ये जो चेक्स एंड बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि इसको इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किसी किस्म की जो है वो तोड़ फोड़ ना हो, अदारे मनमर्जी ना करें, अख्तियार से तजावज़ ना करें और उससे जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जिसमें अदारों को अपने फ़रज़ सर अंजाम देने में मुश्किल जो है पेश आ सकती हो। नो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जी, नो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट कैन अब्यूज पावर्स एंड एक्ट डिस्पोटिकली बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स, सो पावर मस्ट बी चेक्ड बाय पावर। ये जो थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है, ये उसका थीम है, पावर मस्ट बी चेक्ड बाय द पावर, यानी ताकत को ताकत के ज़रिए जो है चेक करना चाहिए। बहरहाल इसको हम देखते हैं, नो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट कैन अब्यूज़ पावर्स, यानी कोई भी चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी जो है उसका फ़ायदा ये है कि इसके होते हुए कोई भी हुकूमत का जो शोबा है, यानी लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, तो उसमें कोई भी शोबा जो है वो अपनी पावर्स को मिस यूज़ नहीं कर सकता, अब्यूज़ नहीं कर सकता, यानी उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड डिस्पोटिकली, यानी उसको आमराना तो तर्ज़ अमल अख्तियार नहीं कर सकता, मनमर्जी नहीं कर सकता। थ्योरी एंड चेक्स एंड बैलेंस का बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी इदारे को मनमर्जी करने से रोका जाए, और जैसे ही वो मनमर्जी करेगा, मनमर्जी करने से मुराद ये है स्टूडेंट्स कि वो अख्तियारात से तजावज़ करे या कॉन्स्टिट्यूशन को नज़रअंदाज करके अपने एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर दे। तो जैसे ही वो करेगा तो उसका जो निगरान अदारा है वो उसको ऐसा करने से रोक देगा। और इसका मकसद ये है कि किसी भी इदारे की जो पावर है उसको पावर के ज़रिए चेक किया जा सकता है। तो एक पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट को दी गई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उस पावर को इस्तेमाल करके कांग्रेस को चेक करता है। एक पावर अमेरिकन कांग्रेस को दी गई है, अमेरिकन कांग्रेस उस पावर को इस्तेमाल करके वो प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट को चेक करती है। एक पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट उस पावर को इस्तेमाल करके अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन कांग्रेस को चेक करती है। तो इस तरह जो है जो पावर है मस्ट बी चेक्ड बाय द पावर, अख्तियारात को किसी दूसरे इदारे के अख्तियारात के ज़रिए जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, उनके तजावज़ करने से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कांग्रेस में इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ एंड जजेस। अब चेक्स एंड बैलेंस क्या है, अमेरिकन कांग्रेस को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अख्तियारात से तजावज़ करता है, अख्तियारात को मिसयूज़ करता है, आइन की खिलाफ वर्जी करता है, अगर अमेरिकन जजेस इंसाफ फराम करने में नाकाम हो जाते हैं, अख्तियारात की वायलेशन करते हैं, तो अमेरिकन कांग्रेस जो है वो इन दोनों का इम्पीचमेंट करके, मुआवजा करके इनको उनके ओहदों से बरतरफ कर सकती है। बरतरफी का ये जो खौफ है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को और जजेस को अख्तियारात से तजावज़ नहीं करने देता। अमेरिकन आइन की जो सबसे बड़ी खसूसियत है, बड़ी खूबी है, वो ये है कि अमेरिकन आइन के अंदर ये सारी बातें सिर्फ लिखी हुई नहीं हैं, वो प्रैक्टिकली हैं, इनके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के भी इम्पीचमेंट होते रहे हैं, अगरचे वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन जजेस का भी जो है वो इम्पीचमेंट होता रहा है। तो आपको इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल जो है वो मिल सकती हैं। नेक्स्ट है जी, आर विदाउट द सेनेट्स अप्रूवल द अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट पुट इनटू इफेक्ट। दूसरी तरफ क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मुख्तलिफ अहम ओहदों के ऊपर लोगों की अपॉइंटमेंट कर सकता है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, वो अपने कैबिनेट मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करता है, वो जो है वो जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके हाई रैंक ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करता है, वो सफ़ीरों की जो है वो अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन दूसरी तरफ सेनेट को इख्तियार दिया गया है कि अगर सेनेट जो है उस अपॉइंटमेंट से मुतमिन नहीं है तो वो उस अपॉइंटमेंट को जो है वो मंजूरी देने से इनकार कर देता है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है किसी शख्स को अपॉइंट करता है किसी भी ओहदे के ऊपर
और सेनेट जो है उसकी तस्दीक नहीं करता तो क्या होगा, वो शख्स उस ओहदे से बरतरफ हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिकन सदर जब इन ओहदों के ऊपर तकर्री करता है तो वो मेरिट को भी ख्याल रखता है, यानी सिर्फ अपनी सियासी वबस्तगी को नहीं रखेगा, मेरिट को बुनियाद बना के करता है ताकि उसकी बरतरफी जो है ना हो सके। प्रेसिडेंट कैन वीटो द बिल्स पास्ड बाय द कांग्रेस। अब प्रेसिडेंट के पास भी एक पावर है कि अमेरिकन कांग्रेस को इख्तियार दिया गया है कि वो जो चाहे कानून पास कर सकती है, लेकिन जब कानून पास होगा तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होता है, जिसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है फाइनल जो है वो अपनी सिग्नेचर करता है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट समझता है कि ये जो कानून कांग्रेस के दोनों ईवानों से मंजूर होकर मेरे पास आया है और इस कानून के अंदर ये खामी है, ये अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ है, अमेरिकी अवाम के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, तो वो उसको वीटो कर सकता है। तो वीटो का ये जो खौफ है अमेरिकन कांग्रेस को मजबूर करता है कि वो ज़िम्मेदारी के साथ काम करे, क्योंकि जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास आएगा तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको वीटो कर देगा। इससे कांग्रेस की नाअहली और लापरवाही जो है वाज़ी हो जाएगी। तो लिहाजा उनको अपना जो फ्यूचर है उसको सेव करने के लिए ज़िम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, ये इन तमाम अदारों को अपने फ़रज़ सही तौर पे सर अंजाम देने के ऊपर मजबूर भी करता है। Likewise, the Supreme Court can declare the laws passed by the Congress invalid. अब दूसरी तरफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दी गई है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई आर्डिनेंस जारी करता है और कांग्रेस कोई लॉ मेकिंग करती है और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये जो लॉ मेकिंग हुई है और ये जो आर्डिनेंस जारी हुआ है ये अमेरिकी आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, तो वो ऐसे कवानीन को और ऐसे आर्डिनेंस को वो जो है वो इनवैलिड करार दे सकती है, उनको वीटो कर सकती है और जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल करके वो उनको कालअदम करार दे सकेगी। तो ये सारा सिस्टम जो है ये अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकली भी मौजूद है और इसको चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अमेरिकन आइन का बहुत अहम जो है वो फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को मदर ऑफ ऑल प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन नॉट डिज़ोल्व द कांग्रेस। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये इख्तियार नहीं दिया गया। दिस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसकी बुनियाद जो है वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर रखी गई है, जो कि फ्रांसीसी मुफक्कर मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। उस थ्योरी के मुताबिक जो है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम कायम किया गया है। यूँ कह लें कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसकी जो स्पिरिट है वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट्स आर कैबिनेट डू नॉट बिलोंग टू द कांग्रेस। अब वहाँ चूँकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है तो एक नंबर तो ये है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ही इज़ इलेक्टेड बाय द वोटर्स, लोगों से मुंतखब होता है, उसके इंतखाब का कांग्रेस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। कांग्रेस का जो मेंबर है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, अगर वो बनना चाहता है तो उसको कांग्रेस से रिज़ाइन देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने जो सेक्रेटरी हैं या अपने जो उसके जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट करेगा, तो वो कांग्रेस के अरकान को या कांग्रेस के अरकान में से किसी शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है या ऐसा ज़रूरी समझता है तो मुतलका शख्स को पहले कांग्रेस की मेंबरशिप से रिज़ाइन देना पड़ेगा और दूसरी स्टेज के ऊपर जाकर जो है मुतलका शख्स जो है वो वजारत का हलफ जो है उठाएगा। तो पहली बात क्या है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो अपनी जो कैबिनेट लेगा या सेक्रेटरीज लेगा उनकी तकर्रियाँ कांग्रेस के अरकान में से नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा ज़रूरी समझता है तो उनको मुतलका ओहदे से रिज़ाइन देना पड़ेगा, सेनेट की मेंबरशिप से या ईवान नुमाइंदगान की मेंबरशिप से, और उसके बाद वो ऐसा कर सकते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो आमतौर पे अमेरिका के जो शहरी हैं उनमें से अपनी जो कैबिनेट है उसको जो है वो डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द नेशन एंड ऑल एग्जेक्टिव पावर्स आर वेस्टेड इन हिज नेम। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक तरफ तो हेड ऑफ़ द नेशन है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ़ द स्टेट भी है, यानी उसके पास दो अहम ओहदे होते हैं। एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट भी वो काम कर रखा है और एज ए हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी काम कर रखा है, एज ए हेड ऑफ़ द नेशन भी काम कर रखा है। और ऑल एग्जेक्टिव पावर्स आर वेस्टेड इन हिज नेम, और तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं
वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के सुपुर्द की गई हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है जुमला कि तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। उसमें कैबिनेट का भी जिक्र नहीं है। अकेला प्रेसिडेंट जो है वो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स का मालिक होता है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है, चूँकि उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत वसी होती हैं, तो लिहाजा वो अपनी सहूलत के लिए जो है वो अपने सेक्रेटरीज़ की अपॉइंटमेंट करता है और उनको कुछ अख्तियारात जो हैं वो उन्हें उनके सुपुर्द कर देता है। लेकिन उन्हें जो सेक्रेटरीज़ होंगे, उन्हें जो अख्तियारात मिल रखे हैं, वो अख्तियारात अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने अख्तियारात में से देता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे अख्तियारात प्रेसिडेंट को दे दिए, आगे प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंटमेंट करेगा और उनको अख्तियारात दे देगा, और जब चाहेगा उनसे अख्तियारात वापस ले लेगा। मुतासरा शख्स को अदालत में जाने का भी अख्तियार नहीं होगा। ही इंजॉयज़ ए फिक्स्ड टेनोर ऑफ 4 ईयर्स। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। तो फिक्स्ड 4 ईयर है, 4 साल के से पहले उसकी अपॉइंटमेंट है, उसको कालअदम करार नहीं दिया जा सकता, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता। तो एक दफ़ा अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो वो 4 साल प्रेसिडेंट रहेगा। मासवे इम्पीचमेंट के जो है उसको उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सकता। इम्पीचमेंट एक मुश्किल तरीक़ेकार है, आज तक किसी भी अमेरिकन सदर को इम्पीचमेंट के ज़रिए जो है बरतरफ नहीं किया जा सका। अगर जो कुछ प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हुई है लेकिन वो नाकाम हो गई है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब यूँ समझ लें कि 4 साल के लिए मुंतखब होता है और अपनी वो 4 साल की टेनोर जो है वो पूरी करता है। आखिरी बात इस हवाले से कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कब होता है? हर 4 साल के बाद जो लीप ईयर होता है, जैसे 2024 लीप ईयर है, तो इसमें नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाला जो मंगल होगा, उस रोज़ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग बात है कि हर 4 साल के बाद जो लीप ईयर होता है उसमें नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होगा। ये जो नेक्स्ट नवंबर आ रखा है, कल से परसों से शुरू हो रखा है, तो उसमें अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे 5 नवंबर 2024 को, और हर 4 साल के बाद होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से मुतल्लक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज़ ओनली वन एग्जेक्टिव, द प्रेसिडेंट, और वन सिंगल एग्जेक्टिव है। इसको हम कहते हैं सिंगल एग्जेक्टिव है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो सिंगल एग्जेक्टिव है, क्योंकि तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट के सुपुर्द की गई हैं। द प्रेसिडेंट इज़ नीदर इलेक्टेड बाय द कांग्रेस नार रिस्पॉन्सिबल टू। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता है, ना तो कांग्रेस उसको मुंतखब करती है, ना ही वो कांग्रेस के सामने जवाबदेह होता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसका इंतखाब पार्लियामेंट के अरकान में से किया जाता है और वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ नीदर इलेक्टेड बाय द कांग्रेस नार ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इट। और नेक्स्ट है कि देयर इज़ नो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कांग्रेस एंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस। तो क्योंकि इसकी बुनियाद सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर रखी गई है। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि कांग्रेस और प्रेसिडेंट है उनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होगी, जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7th है जी हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। यूँ आप समझ लें कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दुनिया में इस वक्त जितने भी मालिक में पाया जाता है, उन्होंने अमेरिका से ही इसको जो है वो मुस्तार लिया है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेट डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट and having the authority over the entire country and a series of the local governments collectively covering the entire। ये नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और कुछ जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं या जिनको हम प्रोविंसेस कह सकते हैं या जिनको अमेरिका में स्टेट्स कहते हैं, उनके दरमियान तकसीम कर दी जाता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो भी पावर्स को तकसीम कर दिया गया है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ पावर जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके सुपुर्द की गई हैं। और ये जो तकसीम होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की वो अख्तियारात की इस तकसीम की मुहाफ़िज़ होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अख्तियारात से तजावुज़ करती हैं
तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उनको ऐसा करने से रोक देती है। नेक्स्ट है नेशनल गवर्नमेंट इज़ गिवन चार्ज ऑफ मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब सवाल ये है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास कौन सी पावर्स होंगी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कौन सी पावर होंगी, उनकी नेचर क्या होगी। तो नेशनल गवर्नमेंट इज़ गिवन द चार्ज ऑफ मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। वो मामलात जो पूरी कौम से तल्लुक़ रखते हैं या नेशनल लेवल के होते हैं, उनको जो है वो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सपुर्द किया जाता है। और वो मामलात जो इलाकाई होते हैं, जिनका तल्लुक़ इलाके के साथ होता है, इलाके के साथ होगा या महदूद होते हैं, तो उनको जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके सपुर्द किया जाता है। द सब्जेक्ट्स ऑफ द लोकल इम्पॉर्टेंस आर टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कौमी अहमियत के जो हामिल है, जिनका तल्लुक़ पूरी कौम के साथ होता है, जैसा सिक्योरिटी है, बाउंड्रीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है, करेंसी है, जो है ये सारी चीज़ें किसके पास होंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। दिफा, मुल्क का जो दिफा है और इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट जो है, फ़ौज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। जो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, या पुलिस का डिपार्टमेंट है, तो ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। दुनिया भर में तकसीम करते वक्त इस बात को ही मद्देनज़र रखा जाता है। बोथ द गवर्नमेंट्स ड्राइव देयर पावर्स स्ट्रेट फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो स्टेट गवर्नमेंट से इनको पावर्स कहाँ से मिलती हैं, तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देता है। इन द यूएसए फेडरेशन रेजिडरी पावर्स आर वेस्टेड विद द स्टेट्स। तो जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे पावर्स की लिस्टें होती हैं। जैसे फेडरल लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, और एक रेजिडरी पावर्स होती हैं। तो रेजिडरी पावर्स हैं, फिर कंकरेंट पावर्स होती हैं। तो रेजिडरी पावर्स होती हैं जिसको हम बाकी मानदा अख्तियारात कहते हैं। मसलन ये कह दिया गया कि ये 10 अख्तियारात हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और ये 10 अख्तियारात हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, और उनके अलावा जो अख्तियारात बच जाते हैं जिनका ज़िक्र सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट्स के अख्तियारात में नहीं होता, उन अख्तियारात को जो है वो रेजिडरी पावर्स कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा होता है कि जो रेजिडरी पावर्स होंगी उनको इस्तेमाल कौन करेगा। अगर मकसद ये हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको बाख्तियार बनाया जाए, तो रेजिडरी पावर्स जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के सपुर्द कर दी जाती हैं। अगर मकसद ये हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर हो, तो रेजिडरी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सपुर्द कर दी जाती हैं। तो इस तरह जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रेजिडरी पावर्स हैं, जो बाकी मानदा अख्तियारात हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं वो पास हैं। और इट इज़ ए फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स। तो अमेरिकन जो फेडरेशन है वो 50 रियासतों की है। जब 1789 के अंदर अमेरिकन फेडरेशन कैम हुई तो उस वक्त इसकी तादाद थी 13। इस वक्त जो है अमेरिकन फेडरेशन जो है वो 50 स्टेट्स की है। इस एतबार से अमेरिकन फेडरेशन को दुनिया की सबसे बड़ी फेडरेशन कहा जाता है, जो कि इस वक्त 50 जो है वो यूनिट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। नेक्स्ट पॉइंट है दी बेसिक ह्यूमन राइट्स। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन ए बिल ऑफ राइट्स। जो अमेरिका का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 1789 के अंदर नाफुज हुआ, तो उसमें बेसिक राइट्स का कहीं भी जिक्र नहीं था। बट द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स पास्ड विद इन द 2 years ऑफ इट्स इनाग्रेशन प्रोवाइडेड फॉर ए बिल ऑफ राइट्स। तो जब आइन नाफुज हो गया, उसके बाद आइन नाफुज करने वालों को इस बात का एहसास हुआ कि बेसिक राइट्स को भी आइन का हिस्सा होना चाहिए था। और फिर 2 सालों के अंदर अंदर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 अमेंडमेंट्स की गई, और उन 10 अमेंडमेंट्स के ज़रिए जो है अमेरिकन शहरियों को तमाम बेसिक राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो वो जो बेसिक राइट्स अमेरिका को दिए गए, उनको बिल ऑफ राइट्स का नाम जो है वो दिया गया है। उसमें से कौन कौन से राइट्स हैं उसकी एक जो लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग राइट्स। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजस है वो सब लोगों का हासिल है। हर शख्स जो है वो अपने अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, इजहार राय की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ असम्बली एंड पिटिशन है, राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स फॉर सिक्योरिटी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने शहरियों को असला रखने की इजाज़त देता है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें। फ्रीडम ऑफ पोजेशन दिया गया है, फ्रीडम टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम टू लीगल इक्वलिटी है, यानी कानून की नज़र में तमाम लोग बराबर होंगे। इसके अलावा कुछ और भी हैं। राइट
ऑफ वोटिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, रेस एंड सेक्स। तो रियासत के तमाम शहरियों को जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, रेस और जेंडर, तमाम लोगों को जो है वो पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू वोट सबको हासिल है और उसमें किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाता। नंबर 10 है, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। किसी शख्स को कानूनी कार्रवाई के बगैर या अदालती कार्रवाई के बगैर ना तो उसको जायदाद से महरूम किया जा सकता है, ना उसको ज़िंदगी से महरूम किया जा सकता है, ना ही उसकी आज़ादी से महरूम किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्लेवरी शुड बी इबॉलिश्ड। जब अमेरिकन आइन नाफज हुआ तो उस वक्त अमेरिका के अंदर स्लेवरी सिस्टम था, ग़ुलामी का निज़ाम था, जो बहुत बाद में जो है ख़त्म हुआ। लेकिन आइन के अंदर कहा गया कि ये स्लेवरी का सिस्टम जो है इसको ख़त्म होना चाहिए या ये ख़त्म कर दी जाएगी। नो प्रॉपर्टी कैन बी टेकन फॉर पब्लिक यूज़ विदाउट जस्ट कंपनसेशन। तो कहा गया कि किसी भी शख्स के पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज़ के लिए रियासत अगर लेना चाहती है तो उसकी कंपनसेशन करना जो है वो ज़रूरी होगी। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूल सिटीजनशिप। तो जिन मुल्कों के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे उनमें से कुछ रियासतें ऐसी होती हैं जहाँ पे ड्यूल जो है वो सिटीजनशिप का कंसेप्ट पाया जाता है। अमेरिका के अंदर जो है एक तरफ लोग फेडरल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप होती है और फिर हर रियासत ने अलग तौर पे जो है लोगों को अपनी सिटीजनशिप दी होती है, तो इसलिए इसको ड्यूल सिटीजनशिप कहेंगे। सिटीजन्स आर दोज हु possesses the full membership of the state and those who enjoy political rights in a state are its citizens। तो ये तो हो गया कि अमेरिका के अंदर सिटीजन्स कौन हैं। अमेरिका के वो तमाम शहरी जो पॉलिटिकल राइट्स रखते हैं उनको सिटीज़न डिक्लेयर किया गया है। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप वाज नॉट डिफाइंड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं शामिल किया गया था। फिर क्या हुआ, द 14th अमेंडमेंट एक्ट क्लियरली प्रोवाइडेड द डबल सिटीजनशिप। तो जब आइन के अंदर 14 अमेंडमेंट की गई तो उसमें जो है वो डबल सिटीजनशिप जो है या ड्यूल सिटीजनशिप जो है उसको रिकग्नाइज कर लिया गया। सिटीजन्स ऑफ यूएसए एंड द सिटीजन्स ऑफ द पर्सपेक्टिव स्टेट्स इन विच वन resides are the double citizenship in individual enjoys in USA। यानी मुख्तसर सी बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो सिटीज़नशिप है वो ड्यूल है। एक तरफ लोग अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के सिटीजन्स होते हैं और इसके अलावा अपनी हर रियासत की जो है उनकी तरफ से भी उनको सिटीजनशिप दी जाती है, जिन्हें उनको वहाँ से राइट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है जी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका के अंदर जो है आइन की बालादस्ती को जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया है। ना तो पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना गया है और ना ही किसी इंडिविजुअल की बालादस्ती को माना गया है, बल्कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सुप्रीम डिक्लेयर किया गया है। कैसे है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। अमेरिकन आइन जो है वो अमेरिकी रियासत का सबसे बड़ा कानून होगा और कोई और कानून उससे बालातर नहीं हो सकता। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री जो है डेट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इसको कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई अदारा सुप्रीम नहीं है। यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी या प्रेसिडेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और तमाम अदारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करने के पाबंद होंगे। जजेस आर द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जजेस हैं वो आइन के मुहाफ़िज़ डिक्लेयर किए गए हैं। थ्रू द जुडिशियल रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा यूनिक किस्म की अख्तियार है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उसको इस्तेमाल करके जो है अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है एंड इट्स सुप्रीमेसी। इन यूके द पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम वेयर एज द यूएसए द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन यूके के अंदर जो है बरतानिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा गया है, उसकी सुप्रीमेसी है। और अमेरिका के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सुप्रीम डिक्लेयर किया गया है। तो इस हवाले से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी वाले से नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 है उसमें बताया गया है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कैसे करनी है। द प्रोसेस ऑफ द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द बोथ फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है या फेडरल पार्लियामेंट जो है वो अकेले ही अमेंडमेंट कर सकती है, और जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनको अमेंडमेंट के बारे में कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंट करने के लिए जहाँ पे कांग्रेस के दोनों ही वालों से मंजूरी लेना ज़रूरी है, वहाँ पे रियासती असम्बलियों से भी मंजूरी लेना ज़रूरी है। अगर रियासती असम्बलियाँ उसकी मंजूरी नहीं देंगी तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 11 पे हम आगे हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट करना इंतहाई मुश्किल हो, दुश्वार हो, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी उस्तवार आइन कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बेशक दुनिया में तरीका तरमीम के अतबार से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सबसे ज़्यादा रिजिड कहा जाता है, क्योंकि इस आइन के अंदर तरमीम करना इंतहाई मुश्किल है। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एंड सुपीरियर टू द ऑर्डिनरी लॉज पास्ड बाय द कांग्रेस सिंस इट इज़ ए फेडरेशन द अमेंडिंग प्रोसीजर इज़ डिफ़िकल्ट। वैसे तो दुनिया की तमाम जो फेडरेशन होती हैं, जैसे पाकिस्तान एक फ़ेडरेशन है, इंडिया भी एक फ़ेडरेशन है, तो जहाँ भी फेडरेशन होती है वहाँ पे आइन में तरमीम करने का तरीक़ेकार कदरे मुश्किल होता है। लेकिन अमेरिकन जो आइन है और अमेरिकन जो फेडरेशन है उसमें तरमीम करने का तरीक़ेकार इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे अमेंडमेंट इतनी आसानी के साथ नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ की जो 50 रियासती असम्बलियाँ हैं वहाँ से भी जो है वो उसकी मंजूरी लेना पड़ती है, तो जो कि आसान काम नहीं है। यही वजह है कि एक तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद भी आज अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो 27 अमेंडमेंट जो है वो मुमकिन हुई हैं। जी ये थोड़ा सा जी नेक्स्ट आगे है जुडिशल रिव्यू, जिसको अदालती नज़रसानी कहते हैं। 12 हेडिंग नंबर 12 है। और जुडिशल रिव्यू में क्या है जी? इट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनल आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स। इट अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास एक बड़ा यूनिक किस्म का अख्तियार है जिसको जुडिशल रिव्यू कहते हैं। जुडिशल रिव्यू अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का वो अख्तियार है जिसको इस्तेमाल करके वो अमेरिकन कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को ये कहकर वीटो कर देती है कि ये आइन से मुतसादम हैं, या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो जारी करदा जो आर्डिनेंस होते हैं उनको ये कहकर वीटो कर देती है कि ये आइन से मुतसादम है। तो इस हवाले से अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़ी बाख्तियार है, और इस अख्तियार की वजह से जो है आइन की जो सुप्रीमेसी है उसको बरकरार रखने में भी जो है मदद मिली है। इट इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल contribution to the modern governmental and the constitutional practice। तो जदीद दुनिया के अंदर जो है जितनी भी रियासतें हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल जो है वो शामिल है, और पाकिस्तान के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को भी जुडिशल रिव्यू का अख्तियार हासिल है, और इससे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ख़ासतौर पर उसको सिक्योर करने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी भी रहती है। इट हैज़ the power to declare any act of the legislature or executive orders as invalid। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जुडिशल रिव्यू की मदद से जो सुप्रीम कोर्ट है वो कांग्रेस के या प्रेसिडेंट के किसी भी आर्डर को या किसी भी बनाए हुए कानून को वो इनवैलिड कह सकती है। इफ़ इट फाइंड्स कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है ये महसूस करती है कि ये कानून या ये जो है वो जो एग्जेक्टिव आर्डर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो एग्री नहीं कर रहा, उसकी स्पिरिट के मुताबिक नहीं है, उससे कंट्रास्ट हो रखा है, तो फिर वो उसको जो है वो वैलिड इनवैलिड कह सकती है। इट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो जुडिशल रिव्यू है इसकी मदद से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह भी कर सकती है, और उस तशरीह के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन को वो हालात के मुताबिक या सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उसकी जो नीड्स होती हैं उसके मुताबिक भी ढाल सकती है। क्रिटिक्स कंसीडर द जुडिशल रिव्यू एज द जुडिशियल वीटो विच
टेंड्स टू डिले द पासिंग द प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है वैसे तो वो आम हालात के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही फ़ैसला सर अंजाम देती है, लेकिन बाज़ का हालात इतने तब्दील हो जाते हैं कि गवर्नमेंट को जो है कुछ नए नए इक़दाम करने पड़ते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ अख्तियार करनी पड़ती हैं। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है जब जुडिशल रिव्यू की पावर को इस्तेमाल करती है तो वो फोकस इस बात के ऊपर करती है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये जो डिसीजन मेकिंग हुई है, ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो प्रेसिडेंट होता है या कांग्रेस होती है उसको नए नए इक़दाम करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, और इस तरह जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है। या अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जब ऐसे फैसले करता है जो आवाम के लिए बेहतर हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जुडिशल रिव्यू के ज़रिए वीटो भी कर सकती है। जैसे कुछ मसाइल भी जो हैं वो सामने आए हैं। नेक्स्ट 30th हेडिंग हमारे पास है सेकुलर स्टेट। अमेरिका जो है एक सेकुलर स्टेट है। इट इस्टेब्लिश्ड ए सेकुलर स्टेट बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियस। अमेरिकन आइन के मुताबिक जो है जो तमाम शहरी हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजस, उनका मज़हब क्या है, सबके हुकूक बराबर हैं, सबके राइट्स बराबर हैं, और किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स के ऊपर जो है वो कोई बर्तरी नहीं दी गई। तो इट इस्टेब्लिश्ड ए सेकुलर स्टेट बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियस। तो तमाम शहरी जो हैं उनके हुकूक जो हैं वो बराबर होंगे। इट ग्रांट्स रिलीजियस फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। तो अमेरिकन आइन जो है वो तमाम शहरियों को जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो उनका तल्लुक़ किस मज़हब के साथ है, वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब कुछ है, उनके राइट्स जो है वो देता है। और स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग इट्स सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। तो मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो है स्टेट लोगों के साथ किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि इस मज़हब के मानने वालों की पोजीशन ये होगी, दूसरे मज़हब के मानने वालों की ये होगी। तो तमाम लोग जो हैं वहाँ जो रहते हैं उनके राइट्स जो हैं बराबर हैं, और उनको सेम किस्म की ड्यूटी भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन ऑफ USA। सेकुलर स्टेट ये होती है, सेकुलर स्टेट से मुराद वो रियासत होती है जिसका कोई सरकारी मज़हब ना हो और वो किसी ख़ास मज़हब की सरपरस्ती ना करती हो। मज़हब जो है सेकुलर स्टेट के अंदर किसी इंडिविजुअल का जो है ज़ाती मामला डिक्लेयर कर दिया जाता है, और रियासत का इस बात के साथ कोई सरोकार नहीं होता। रियासत जो है वो रैशनल बेसिस के ऊपर या मसरत के तहत जो है वो लॉ मेकिंग करती है, और कानून साजी करते वक्त वो किसी ख़ास मज़हब से रहनुमाई नहीं लेती। तो ऐसी रियासत को जो है सेकुलर कहते हैं। इस एतबार से जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेरिका जो है वो एक सेकुलर स्टेट जो है उसको कहा जाएगा। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया है। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अमेरिका के अंदर नुमाइंदा जमहूरियत है, यानी अमेरिकी अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो है अपनी अपनी पॉलिटिकल पावर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द अमेरिकन पीपल, और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो अमेरिकी अवाम की नुमाइंदा जो है वो नुमाइंदगी करती है या उसके नुमाइंदा अदारा है। प्रेसिडेंट इज़ आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द USA, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका इंतखाब भी अमेरिकी अवाम करते हैं। यानी अमेरिकी अवाम जो है जमहूरियत बेसिकली इस बात का तल्लुक़ है कि अवाम जो हैं वो पॉलिटिकल जो पावर हैं, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है। तो अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें अवाम की जो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उस वो यहाँ तक है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंतखाब भी अमेरिकी अवाम खुद करते हैं। अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ही अवाम हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, दोनों का इंतखाब अमेरिकी अवाम करते हैं। और इसके अलावा रियासती असम्बलियों के जो अरकान हैं, गवर्नर्स की जो तकर्रियाँ हैं, वो भी जो है अमेरिकी अवाम अपने वोटों से जो है वो करते हैं। तो इस हवाले से जो है अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है उसको वाक़या हकीकी मायनों में जो है अवाम की नुमाइंदा जमहूरियत जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट है द रियल पावर इज़ वेस्टेड विद द पीपल। जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि अमेरिकन अमेरिकन अवाम जो हैं वहीं अख्तियारात के हकीकी मालिक हैं। इट इस्टेब्लिश्ड ए रिपब्लिक स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अमेरिकन जो है एक रिपब्लिक स्टेट है, जैसे पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है
पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। रिपब्लिक जो है ऐसी स्टेट होती है जिसका जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, अवाम के वोटों से वो मुंतखब होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर रियासत जो है वो अपने नाम के साथ जो है रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल करे, लेकिन बाज़ रियासतें करती हैं, बाज़ रियासतें नहीं करती। जैसा चाइना करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पाकिस्तान करता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो बाज़ रियासतें जो हैं वो नहीं करती। लेकिन ऐसी रियासत जिसका हेड ऑफ़ द स्टेट इलेक्टेड हो वो जो है वो रिपब्लिक कहलाती है। तो इस एतबार से अमेरिका एक रिपब्लिक स्टेट है जो कि ज़्यादा जमहूरी है या ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। अब बरतानिया के अंदर जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो तो मोनार्क है, वो बादशाह है, वो मरूसी होता है। तो लिहाजा अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसका मुआवजा करें तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज़्यादा डेमोक्रेटिक है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इत्फाक से ये लास्ट में आई है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मुराद है कि हर गवर्नमेंट जो है वो 3 इदारों पर मुश्तमिल होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो है दैट इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर 2 तरह की होती है, एक यूनिकैमरल, एक बाई कैमरल। यूनिकैमरल से मुराद ऐसी लेजिस्लेचर है जो सिर्फ एक हाउस के ऊपर मुश्तमिल हो, और जो बाई कैमरल है उसमें 2 हाउसेस होते हैं या 2 चैम्बर्स होते हैं। अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, वो बाई कैमरल है, यानी अमेरिकन कांग्रेस के 2 ईवान हैं, एक उसका लोअर हाउस है, दूसरा अपर हाउस है। लोअर हाउस से मुराद जो है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ईवान नुमाइंदगान, और अपर हाउस से मुराद है सेनेट। आगे इसको देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और द यूएसए लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 2 हाउसेस। द लोअर हाउस इज नोन एज द हाउस ऑफ representatives and the upper house is called senate. नेक्स्ट है इसी वाले से, द लोअर हाउस represents द अमेरिकन पीपल, यानी जो ये दुनिया भर में ऐसा होता है, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है अवाम को, इंडियन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो भी इंडियन अवाम की जो है वो नुमाइंदगी करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो भी ब्रिटिश अवाम की जो है नुमाइंदगी करता है। द लोअर हाउस represents the American people, while the Senate representing the federating units, namely the Senate. तो जो अपर हाउस होता है वो वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करता है, या वो स्टेट की नुमाइंदगी करेगा या बादशाह की नुमाइंदगी करेगा। अमेरिका चूँकि एक फेडरेशन है, पाकिस्तान इंडिया एक फेडरेशन है, तो लिहाजा इन तीनों मुल्कों के अंदर जो है जो अपर हाउसेज हैं वो नुमाइंदगी करते हैं वफाकी इकाइयों की, और जो लोअर हाउस है वो अमेरिकी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। द सेनेट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका जो अमेरिकन सेनेट है उसको दुनिया का ताकतवर तरीन जो है वो अपर हाउस कहा जाता है। जो अख्तियारात और जो पोजीशन अमेरिकन सेनेट की है दुनिया में किसी दूसरी रियासत के अपर हाउस को ऐसी पोजीशन जो है वो नहीं है। एक और दिलचस्प हेडिंग है, और वो हेडिंग जो है वो है कॉन्स्पिक्यूअस ओमिशंस। ओमिशंस जो है ऐसी जो चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं या जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं उनको हम कहते हैं ओमिशंस, और सहमन जो चीज़ें जो हैं रह जाती हैं। और कॉन्स्पिक्यूअस जो है उससे मुराद है वाज़ेह दिखाई देने वाली नुमाया चीज़ें जो हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, यानी उनको आइन का हिस्सा नहीं बनाया गया, और वो बड़ी नुमाया चीज़ें हैं। दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर जो है उन चीज़ों को आइन का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन अमेरिकन आइन के अंदर जो है उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आल्सो नाउन फॉर व्हाट इज़ ओमिट्स। ओमिट्स जो हैं ऐसी चीज़ें जिनका जिक्र ना किया जाए किसी बात के अंदर जो है। तो अमेरिकन आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आइन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अमेरिकन आइन के अंदर उनका जिक्र तक जो है वो मौजूद नहीं है। इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्रेविटी। तो ये जो ब्रेविटी है इसका बुनियादी मकसद क्या है कि उनको बड़े इख्तिसार के साथ जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। बेजा जो तफसीलात हैं उनसे बचने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बाकायदा तौर पे शामिल नहीं किया गया। इट कम्प्लीटली इग्नोर्स मैनी फंडामेंटल मैटर्स ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। तो जो कानून साज थे, जो अमेरिका का आइन बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने चूँकि सिर्फ जो बेसिक स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का उसको जो है वो फार्मूलेट किया था, तो लिहाजा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, देयर इज़ नो इवन द वर्ल्ड अबाउट बैंकिंग
बैंक्स के बारे में। अब जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो रियासत के अंदर मुआशी एतबार से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी बैंक्स का, बैंकिंग सिस्टम का ज़िक्र नहीं है। दूसरे नंबर पे एजुकेशन को जो है इग्नोर किया गया है, इंश्योरेंस को इग्नोर किया गया है, लेबर को, एग्रीकल्चर को, सिविल सर्विस को, पॉलिटिकल, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो है अमेरिकन आइन जो है वो साइलेंट है, खामोश है। अमेरिकन आइन के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी हैं, बड़ी स्ट्रांग हैं और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की वो यूँ समझिए कि जान है, लेकिन आइन के अंदर उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बजट मेकिंग का जो प्रोसीजर है नज़रअंदाज किया गया, और पावर्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अमेरिकन जो ईवान नुमाइंदगान है उसके सरबराह की पावर्स क्या होंगी उसके बारे में आइन जो है खामोश है। तो ये चंद बातें जो हैं ऐसी हैं जिनका आइन के अंदर जिक्र नहीं किया गया या जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है दानिस्ता तौर पे, या उनसे वैसे जो है मिसिंग हो गई है। फॉर दीज ओमिशंस द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ब्लेम्ड एज दे कुड नॉट forecast the social and economic problems of the 20th century, for which they clearly provided for constitutional amendments। तो बात यह है कि अमेरिकन आइन जो है उसमें वक्तन फ़क्तन ज़रूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, और जिन चीज़ों की उस वक़्त कमी रह गई थी या जिनका ज़िक्र नहीं किया गया था, उनको जो है फिर वो एडजस्ट जो है वो बाद में अमेंडमेंट्स के ज़रिए जो है वो किया जाता रखा है। कंक्लूजन के ऊपर आ गए हैं, लास्ट इसका सेगमेंट है, द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड फोर्सेस। तो दुनिया के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तमाम जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, वो जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फैक्टर्स हो सकते हैं, उससे मुतासर होते हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी बहुत सारे हालात जो हैं उनसे मुतासर हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी रैप एंड वूफ ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री, निकोलस सेज। तो मैं जो निकोलस से है, एक जो राइटर है, उसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी रैप एंड वूफ ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री। तो अमेरिकन हिस्ट्री के बारे से जो है इसको रैप, वार्प वार्प एंड वूफ जो है उसने जो है वो डिक्लेयर किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डेट इमर्ज्ड फ्राम द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन वाज ए मॉडल ऑफ द ड्राफ्ट्समैनशिप, लिंग्विस्टिक एलिगेंस एंड ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डेट एमर्ज्ड फ्राम द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, ये जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था जिसमें अमेरिकन आइन की बुनियाद रखी गई थी, तो उसमें जो है कन्वेंशन के अंदर वाज द मॉडल ऑफ द ड्राफ्टमैनशिप। ये आइन बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग की गई है। 7 आर्टिकल्स हैं, 4000 वर्ड्स हैं, हाफ आवर के अंदर, आधे घंटे में आप इसकी जो है रीडिंग कर सकते हैं। 10-12 पेज के ऊपर मुश्तमिल है। तो इसकी ड्राफ्टिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें इसकी वर्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, गैर ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है और ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। तो इस वाले से ये ड्राफ्ट्समैनशिप का एक अमली नमूना जो है वो हमारे सामने है। लिंग्विस्टिक के अतबार से एलिगेंस है, शानदार आइन इसको कहा जा सकता है, और इसमें जो है वो ब्रेविटी है, यानी इख्तिसार से काम लिया गया है, बेजा तफसीलात को शामिल नहीं किया गया। एंड क्लैरिटी है, चीज़ें बड़ी क्लियर जो हैं, बड़ी क्लियर हैं, उसमें कोई इबहम नहीं है। इट इज़ द मोस्ट ओरिजिनल वन अमंग द ऑल द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मोस्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है करार दिया जा सकता है। अभी तक ये अपनी उस असर हालत में मौजूद है। सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, और आप टाइम गुजार लें, टाइम देख लें कितना हो गया है कि 1789 में 1789 के अंदर बना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज भी उसी तरह कामयाबी के साथ चल रखा है। इस अमेरिका अगर आज सुपर पावर है तो उसका एक क्रेडिट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देना पड़ता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम दिया जिसके ऊपर अमल करके जो है अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर का रोल जो है वो अदा कर रखा है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो काफ़ी जो है वो तफसीली वीडियो है, लेकिन चूँकि ये सवाल ही इसकी नेचर ये है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस हुई हैं, तो यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा था कि बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों को जो है वो क्लियर किया जाए, हो सकता है कि वहाँ पे वो जो कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बात कुछ और होती है और तेज़ी में हम कुछ और, ऐसी अगर कोई बात हो गई हो
तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप जो है वो रब्ता करके उसको उसकी क्लैरिटी भी जो है आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आसानियत अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।